हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी पीसीएस की इस कड़ी में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, आपको पता होगा, और हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। और उसके तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री कतई नहीं होगी, राज्य के मुख्यमंत्री ये भी नहीं होगा, ठीक है। और भारत के उपराष्ट्रपति के पास, इनके पास तो गाय बेगाए ही शक्ति होती है, मतलब नाम की शक्ति है। तो है किसके पास? भारत के राष्ट्रपति को। प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जबकि जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं का नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। सपोज डैट ये आपका ये क्षेत्र है, पर्टिकुलर क्षेत्र है, या सपोज डैट उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के इस पर्टिकुलर रीजन में या इस व्यक्तिगत रीजन में, इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। तो पहले राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवाएंगे राष्ट्रपति जी, उसके पास रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देंगे। आपको पता होगा एक पेशा एक्ट होता है, ठीक है, और उसी के तहत इन क्षेत्रों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो आई होप आपको इस चीज को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। देखिए इसमें लिखा है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हों। और भारत के संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आपको बता दें कि जब ये गतिविधियां स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन सप्लाई होते हैं कि आप जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये 12 लोग जो है इसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अपना चुनाव होता है तो ये लोग इसमें वोटिंग नहीं कर पाएंगे। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत पद्धति के माध्यम से होता है। 75 नंबर देखते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। न तो प्रधानमंत्री दे सकते हैं, न मुख्य न्यायाधीश दे सकते हैं, न महान्यायवादी दे सकते हैं। तो साधारण से सरल सवाल था, चूंकि ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति को किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें किसके पास रही है? तो पूरी तरह से क्षमा कौन नहीं कर सकता है? तो राज्यपाल नहीं कर सकता है, ठीक है। कम कर देगा, स्थगित कर देगा, लेकिन क्षमादान शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। 76 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल के आधार पर 7वें राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार पदासीन हुए थे। और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। कितना कोइंसिडेंस है, 25 जुलाई से 25 जुलाई। और सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 16वें थे, 12वें थे, 14वें थे या 11वें थे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बी नंबर है। तो प्रश्नकाल के समय श्री रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे। और 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू यहाँ देखिए 25 जुलाई 2022 को ही सारी चीजें रिटायरमेंट हो रही हैं। तो एक पद्धति के हिसाब से चीजें चल रही हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन में जिस प्रकार के राजा रहते हैं, वहां इसी प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये 2 बार थे। भारत के 13वें
राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे और श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ये 12वीं थी। तो 12वीं कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल थी। 13वें कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। 14वें कौन थे? तो 14वें आपके थे रामनाथ कोविंद और 15वें आपकी थी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो ये 5 वर्षों तक होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर लेख या उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी उन्हें 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दिया गया है, तो उसको भी हम देखेंगे कभी। एक इसका ट्रिक होता है पकानिको का द्वयोदशम। ठीक है, तो वहां से आप इसको ट्रिक को भी याद कर सकते हैं, सारे आर्टिकल्स हमारे पे हैं। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। आपको वही मैंने बताया था 6 नंबर के थे नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया था, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 15,000 रुपये से अधिक जमानत राशि जमा ही नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, और इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में ये बन गए थे। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब हटाना चाहती है करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तावित करने की अभिप्राय की सूचना को कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। मतलब 14 दिन पहले आप सूचना दीजिए, उसके बाद ये प्रस्ताव रखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो 54, 63, 74 तो भैया कतई नहीं होगा। ये 63 में और ये 54 भी नहीं होगा, क्योंकि 54 में आपका राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाता है। ये मुझे जो लग रहा है ये 63 हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए 63 सही है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ना कि बी होगा। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो रहा था, 63 और 66 में जो कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पर फाइनलाइज हो गया। तो ये 63 जो है ये राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। ठीक है, और यहाँ 66 जो है ये सही है। ग्राम विकास अधिकारी सेकंड शिफ्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो कभी कभार दो के एलिमिनेशन में भी हम क्लियर नहीं होते हैं, ये सब चीज़ तो आम चीज़ है, इसको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कतें आती रहती हैं, इसी कारण हमारा नंबर्स कम होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आप भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आती है। क्योंकि मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने पढ़ लिया, अब ये प्रैक्टिस मेरी है नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो भूल जाऊँगा। जैसे मैं आज भूल गया तो मैं 63 लगा के चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि 63 में उपराष्ट्रपति होते हैं। अब 66 में इसके चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है, इसको भी मैंने पढ़ा था लेकिन दिमाग से सटक गया वहाँ पे। तो ये आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर गलती किया, वहाँ पर भी मैं गलती कर जाता अगर मैं वहाँ पर आज फेजिंग नहीं होती तो आपसे गलती ये नहीं होगी। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बताया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति।
22वें नंबर का 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अर्थात इसको आप गुणा करेंगे तो एक सदस्य का कार्यकाल कितना दिन होगा? 6 वर्ष होगा। ठीक है, इसे गुणा करा देंगे तो एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो होंगे वो सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। देखिए होता क्या है कि संसद के 2 सदन होते हैं। आर्टिकल 79 में संसद लिखा गया है। आर्टिकल 80 में जो है वो राज्यसभा के बारे में बताया गया, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा बताया गया है। ठीक है, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला ही भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत की केंद्रीय कार्यपालिका का ना प्रतिनिधित्व करता है, जिसका बहुमत इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या जो है 245 है, जिनमें 12 सदस्य जो है कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 80 क्लॉज 2 के तहत जो है ये मनोनीत करते हैं। ठीक है, कुछ विशेष क्षेत्रों में कि इस क्षेत्र में जो है इनका जो है योगदान रहता है, जैसे सेवा, खेल और अनेकों प्रकार की चीजें होती है। मैंने ऊपर बताया था आपको कला के क्षेत्र में, खेल भी एक कला है। आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में जब एक बार उठा था कि इनका कौन सा मतलब ये है, तो उनकी खेल को भी कला माना गया था, तो वहां से इनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से और साहित्य के क्षेत्र से इसे उठा लिया जाता है। तो इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है पर इनका नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाता है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दिया था। ठीक, 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भैया उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसको होता है। जब निर्णायक मत होगा, जब वो बराबर हो जाएगा टाई के रूप में, तो उपसभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है मत दे सकता है। आर्टिकल 76 के तहत जो है ये क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बताया गया है। आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। 84 नंबर देखते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो और कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हों, ये तीनों चीजें हों। तो आर्टिकल 84 में चीजें लिखी गई है कि इस हिसाब से जो है भारतीय होगा वो उपराष्ट्रपति का जो है राज्यसभा का प्रतिनिधि बन सकता है। ठीक है, और राज्यसभा का प्रतिनिधि होगा तो उपराष्ट्रपति भी बन सकता है। 85 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियां में से एक है? यह संघ सूची और समूह सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। राज्यसभा की शक्तियों में एक कानून है। या धन विधेयक और गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। तो भैया गलत है, ये राज्यसभा में कहाँ ये सब होगा। या कराधान, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रस्तावों को मंजूरी देता है, ये भी नहीं है, लोकसभा का काम है। या गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है। ठीक है, तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है या आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। ठीक है, इसमें दोनों सही लग रहे हैं। देखिए कौन सही है। इसमें कह रहा है कि यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। सुझाव माने या ना माने, ठीक है। या आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। घोषणा को मंजूरी कैसे देगा? ये सी सही हो सकता है। घोषणा तो जब चाहे जब राष्ट्रपति कर सकते हैं, बाद में इसको वो मनवाया जाता है। तो यहाँ सी आंसर जो होगा वो सही होगा, जो मुझे लग रहा है। देख लेते हैं, आंसर नंबर सी सही है।
भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ मामलों में विशेषता वित्तीय क्षेत्र लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान है। इसीलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन जब उसमें एक चीज़ लिखा गया था कि महाभियोग आपातकाल लगाने में मंजूरी देता है, तो भाई तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं, बाद में अनुमोदन करवाना पड़ेगा उनको, लेकिन लगाने से पूर्व कोई अनुमोदन नहीं होगा, वो तो लग जाएगा। जब धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों में संशोधन करने हेतु सुझाव देने तक ही जहां राज्यसभा सीमित है, वहीं राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने समेत प्रावधानों उनमें राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। तो 270 247 या 270 ऐसे कुछ है आर्टिकल है, इसमें आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा है, मैंने पढ़ाया था पिछली कक्षा में, ठीक है। तो इसके तहत जो है वो राष्ट्रीय हित में जो है कानून बना सकते हैं, और अखिल भारतीय सेवा जो होगा शायद ये 311 है, इस पर भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। 247 मुझे जो याद आ रहा है, अब इधर उधर हो गया हो, आप देख लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई थी? तो 13 मई 1952 को पहली लोकसभा आयोजित हुई थी। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 13 मई 1952 ईस्वी से 17 फरवरी 1956 तक अनंत सैनम आयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसमें ओम बिरला हैं। तो 17वीं ने अब तो 18वीं हो गई होगी, चूंकि ये 2022-23 का है, ठीक है। वर्तमान में ओम बिरला है, अब इसे जान लीजिए, छोड़िए इसको। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा कम से कम होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ये सही है, बी वाला। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे के तक का समय शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के ठीक समय बाद 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम के में उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्रवाइयों को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि है 1 माह, 5 माह, 3 माह या 6 माह। तो जो मुझे पता है शायद 1 माह पहले जो है उनको सूचना दी जाती है कि व्यक्तिगत। अब निजी विधेयक का मतलब क्या होता है? सर जैसे जो सरकारी विधायक नहीं है, जो मंत्री नहीं है, अगर वो संसद के पटल पर विधेयक रखते हैं उसे हम निजी विधेयक कहते हैं, ठीक है, या व्यक्तिगत विधेयक कहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें ए। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि 7 दिन होती है, ठीक है। तो सरकारी सदस्य जैसे कि मंत्री अगर उसको पेश करेंगे तो 7 दिन की अवधि उनकी होगी, और अगर कोई आम विधायक बेचारा पेश करेगा उसको 1 महीने की अवधि दी जाएगी। यहाँ पर भी देखिए ये चीज़ें हैं। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है उसे हम निजी विधेयक कहते हैं, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 में परिवर्तन नहीं हुआ है।
तो वर्तमान में 543 जो हैं ये लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। और 2 मनोनीत हुए होते थे, इसलिए 545 होता था, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा राज्यसभा के राज्यों की लोकसभा सदस्यों तथा राज्यसभा तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य की मनोनीत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो इस आधार पर अब लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या जो है, जो 552 थी वो 550 हो गई है, और इधर जो है ये 245 सीटें जो है राज्यसभा के लिए दी गई, आपको पता होगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कितने सीटें जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए दी गई हैं? तो यहाँ होगा 131 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें एससी के लिए हैं और 47 सीटें एसटी के लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 330 के तहत जो है ये किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो भैया 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्य से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को सदस्य मतलब राष्ट्रपति यदि परामर्श दे दें तो लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। 94 नंबर क्वेश्चन है। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो यहां पर होंगे डॉक्टर बलराम झाखड़ के द्वारा। डॉक्टर बलराम झाखड़ जनवरी 1980 से 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 और 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले झाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत के में लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि इनका अब ओम बिरला जो है रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 हैं, ठीक है। 31 राज्यसभा सीटें हैं। अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा के बारे में बताया गया है, मैंने पहले ही बता दिया था ऊपर। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 सदस्य होने चाहिए भैया, ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक होगा संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी कमियां होंगी तो अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नमस्कार।